स्वागत है सभी का क्लास में। डेली करंट अफेयर्स लाइव सेशन। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने बाद में देखें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, दीपावली के शुभ अवसर पर फीस में 10% की क्या है छूट है और सभी नए बैच हैं वह 17 अक्टूबर से प्रारंभ है। इनमें सीईटी, एलडीसी, एसएससी, आरएएस, बैंक, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस सभी नए बैच 17 अक्टूबर से प्रारंभ हैं और सीईटी +2 और ग्रेजुएशन दोनों प्रकार के बैच स्टार्ट हैं और दीपावली के शुभ अवसर पर फीस के अंदर 10% की छूट और डेमो भी साथ में क्या है, फ्री है। तो सभी नए बैच हैं वो प्रारंभ हैं और कोचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी की सुविधा भी है। आरएससीआईटी जिन विद्यार्थियों का नहीं किया हुआ है वो आरएससीआईटी का कोर्स भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा और फीस में 10% की छूट दीपावली ऑफर पर दी जाएगी सभी विद्यार्थियों को। तो अब है अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पहला, विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 अक्टूबर, दूसरा है 15 अक्टूबर, तीसरा है 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? विश्व स्टैंडर्ड डे, विश्व मानक दिवस प्रति वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह क्या होगा? वस्तुओं के स्टैंडर्ड को, मानक को निश्चित करने के लिए और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राहकों को अपनी कोई भी वस्तु को खरीदते समय जो स्टैंडर्ड मानक होता है उसका ध्यान रखने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष यह दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा बताइए कमेंट करके। हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे है वो कब मनाते हैं? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लंबित मामलों के निपटारे के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब से किया जाएगा? तो देश के अंदर विभिन्न समय से, लंबे समय से जो मामले लंबित पड़े हैं उनको देश भर के अंदर से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है वह कितनी तारीख को किया जाएगा? ऑप्शन है 30 अक्टूबर 2022, 2 अक्टूबर 2022, 12 नवंबर 2022, 31 अक्टूबर 2022। तो इनमें से किस तारीख को लोक अदालत का आयोजन है वह किया जाने वाला है? हाँ, विश्व लोक अदालत है उनका आयोजन कब किया जाएगा? देश के अंदर काफी लंबे समय से जो मामले लंबित पड़े हैं उनको निपटाने के लिए 12 नवंबर 2022 को देश के अंदर क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विश्व अंडा दिवस वर्ल्ड एग डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? ये भी 14 अक्टूबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, रवांडा में होने वाली 145वीं आईपीयू विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रवांडा एक अफ्रीकी देश है। रवांडा में आयोजित होने वाली कौन सी 145वीं आईपीयू विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ओम बिड़ला, दूसरा है हरिवंश नारायण सिंह, तीसरा है जगदीप धनखड़ और चौथा है अमिताभ कांत। किसके द्वारा किया जाएगा? ध्यान रखना है, ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के क्या है, अध्यक्ष हैं जो राजस्थान के कोटा से बिलोंग करते हैं। हरिवंश नारायण सिंह हैं, ये राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं या उपसभापति हैं
और जगदीप धनखड़ हैं, ये राज्यसभा के क्या है, सभापति और वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। और अमिताभ कांत हैं, ये नीति आयोग के अंदर सीईओ की पोस्ट पर तैनात थे। तो इनमें से आपको बताना है कि किसके द्वारा रवांडा में आयोजित होने वाली ये जो अंतर संसदीय संघ की 145वीं विधानसभा है, इसके अंदर कौन इसका नेतृत्व करेगा। हाँ, तो रवांडा एक अफ्रीकी देश है और इसका एक शहर है किगाली। क्या नाम है, किगाली। किगाली कहां पर है, रवांडा के अंदर है। तो यहां पर होने वाला है अंतर सदस्यीय संघ की 145वीं बैठक हो रही है। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, तो राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति जो है वो है हरिवंश नारायण सिंह, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। तो आपको याद होगा कि नामीबिया से 8 चीते हैं, इनको लाकर कूनो नेशनल पार्क के अंदर छोड़ा गया था। कूनो नेशनल पार्क, कूनो राष्ट्रीय पार्क या उद्यान के अंदर। तो कूनो नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। यहां पर इनकी देख रेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उसमें कितने मेंबर हैं, तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 9, तीसरा है 12 और चौथा ऑप्शन है 15 है। क्या आंसर सही होगा इसका, सही आंसर कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का क्या किया गया है, गठन किया गया है। 8 चीते हैं, सदस्य कितने हैं, 9 सदस्यों के द्वारा 8 चीतों की क्या की जाएगी, निगरानी की जाएगी। ये कहां पर है, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। लाए कहां से गए हैं, नामीबिया से लाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। सबसे अधिक विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं, वह कौन बने हैं। तो ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री, विराट कोहली और पंकज आडवाणी। तो इनमें से पंकज आडवाणी हैं, इनका गेम कौन सा है, बिलियर्ड्स। पंकज आडवाणी का गेम है बिलियर्ड्स। विराट कोहली को आप सभी जानते ही हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। और सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं। और नीरज चोपड़ा क्या है, नीरज चोपड़ा का गेम है एथलेटिक्स में जेवेलियन थ्रो, जेवेलियन थ्रो। तो इनमें से सबसे ज्यादा विश्व खिताब जीतने वाले जो भारतीय खिलाड़ी बने हैं, वह कौन बने हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। हाँ, कमेंट करके बताना है सभी को, जिनको आता है वो सभी कमेंट करके बताएं कि हाँ कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा खिताब जीत सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। गेम के अंदर सर्वाधिक विश्व के खिताब जीतने वाले जो व्यक्ति है वह कौन है। तो सबसे अधिक खिताब जीतने वाले जो व्यक्ति हैं वह कौन है, पंकज आडवाणी है। पंकज आडवाणी का गेम कौन सा है, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स इनका गेम है और इन्होंने क्या किए हैं, 25 खिताब जीते हैं। बिलियर्ड्स के अंदर इन्होंने कितने खिताब जीत लिए हैं, 25। और ये लगातार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता रह चुके हैं। कितनी बार, 5, लगातार 5 बार, लगातार 5 बार। तो ये वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इसके क्या रह चुके हैं, 5 बार के तो विजेता रह चुके हैं। इसके साथ ही इन्होंने सौरभ कोठारी को हाल ही में हराकर 25वां खिताब है
वो अपने नाम किया है। इसलिए सर्वाधिक खिताब, विश्व खिताब जीतने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो है पंकज आडवाणी, और पंकज आडवाणी का संबंध किस गेम से है? बिलियर्ड से। ठीक है, और इनके बाद दूसरे नंबर पर कौन चल रहे हैं? नीरज चोपड़ा है, जो बहुत सारे खिताब हैं वो अपने नाम कर रहे हैं। थोड़े ही दिनों में लगता है कि नीरज चोपड़ा पंकज आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वह है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित राज्य कौन बन गया है? तो ऊर्जा के क्षेत्र का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरा का पूरा स्टेट भारत का पहला कौन सा है जो सौर ऊर्जा से संचालित हो गया है? तो ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है जो भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला राज्य है? तो कमेंट करके बताइए। तो पहला राज्य सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला है गुजरात। और गुजरात का यदि आपसे पूछे कि कौन सा गांव है, तो मोढेरा, मोढेरा गांव है। यह सबसे पहले सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतः गांव है। मोढेरा गांव गुजरात का है, और यह सबसे पहले सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना था, जिनके अंदर घरों के ऊपर, छत के ऊपर सौर ऊर्जा की पैनल लगाए जाते हैं, और पूरे शहर के अंदर, पूरे गांव के अंदर क्या है, सौर ऊर्जा से संचालित होता है। किसी प्रकार की अन्य विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? तो रेलवे का टारगेट है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करेंगे हम, और कब तक करेंगे? योजना जो बनाई गई है, टारगेट इसमें फिक्स किया गया है, और कौन से वर्ष तक इसको शुद्ध किया जाएगा? तो ऑप्शन है 2023 तक, 2025 तक, 2027 तक और 2030 तक। तो क्या आंसर होने वाला है इनमें से? सही जो आंसर है अपना कमेंट करके बताइए। किस वर्ष तक रेलवे, ध्यान रखना, रेलवे किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना है वह बनाई है? तो सही आंसर क्या होगा बताइए कमेंट करके फटाफट। तो 2023, 2025, 2027 और 2030, क्या आंसर सही होगा इनमें से? फटाफट कमेंट करके बताएं। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या होगा? शुद्ध शून्य कार्बन रेलवे के द्वारा कब तक हासिल किया जाएगा? 2030 तक। 2030 तक रेलवे के द्वारा कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम से कम न्यूनतम पर लेके आने की योजना है, और इसके अंदर एक प्लान बनाया गया है जो कब तक कंप्लीट करना है, उनको 2030 तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना, आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि आपात ऋण गारंटी योजना को लागू करने के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब कितना बजट है उसका प्रावधान कर दिया है। तो आंसर बताइए कितना किया गया है? तो आपात ऋण गारंटी योजना है, यह कौन से मंत्रालय की है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, वित्त मंत्रालय की योजना है। आपात ऋण गारंटी योजना है, इसके तहत पहले जो बजट का प्रावधान था वो था 400 करोड़ रुपए, और अब ये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 1500 करोड़ रुपए। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह क्या होगा? 1500 करोड़ रुपए। 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1500 करोड़ रुपए कर दिया है इमरजेंसी ऋण लेने के लिए। और 10वां क्वेश्चन आ चुका है, किस राज्य सरकार द्वारा कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है? कौन से राज्य सरकार के द्वारा कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है? तो कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और हरियाणा,
और केरल। इनमें से सही आंसर क्या है? बिल्कुल सभी का कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना है, इसके संबंध में सही आंसर है बिल्कुल राइट राजस्थान। राजस्थान के द्वारा कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना है, इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में इंफोसिस फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजस्थान से कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो कौन करेगा? पहला ऑप्शन है राजेश वर्मा, दूसरा है रमेश कुमार, तीसरा है अनिल सोनी और चौथा है उपयुक्त सभी। तो हाल ही में इंफोसिस फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजस्थान से कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रतिनिधित्व करेगा राजस्थान की तरफ से इंफोसिस फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2022 में बैडमिंटन का। तो बैडमिंटन में कौन करेगा? तो इसका सही जो आंसर है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं राजेश वर्मा। क्या नाम है? राजेश वर्मा, ये राजस्थान के खिलाड़ी हैं और बैडमिंटन से हैं, तो ये करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। तो सही आंसर क्या हो गया? राजेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह व प्रेरक सम्मान आयोजित किया जाएगा। तो आपको बताना है कि स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जो 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह और प्रेरक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, वह किस स्थान पर किया जाएगा? ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है उदयपुर और तीसरा है कोटा, चौथा है बीकानेर। तो इनमें से किस स्थान पर 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह व प्रेरक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर कमेंट करके बताइए, जिनको पता है इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सभी का सही आंसर है जयपुर, इसका सही आंसर है जयपुर के अंदर 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह और प्रेरक सम्मान है वह स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कहां पर किया जाएगा? जयपुर में। बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। कौन करेंगे 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण? तो शपथ ग्रहण किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है एस शिंदे, संभाजी शिवाजी शिंदे, दूसरा है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और चौथा है पंकज मित्तल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के जो 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, अब नए 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पंकज मित्तल, और इनको शपथ दिलवाई जाएगी। वह किसके द्वारा ये शपथ ग्रहण करेंगे? तो राजस्थान के किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उनको शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, और ध्यान रखना राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, और मुख्य न्यायाधीश को दिलवाता है राज्यपाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? पंकज मित्तल। पंकज मित्तल है वह उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, और इसके साथ ही ध्यान रखना भारत के 49वें 49th नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? यूयू ललित। और यूयू ललित ने अभी हाल ही में सबसे वरिष्ठतम जज को 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाने की जिस नाम की सिफारिश की गई है, उनका नाम क्या है? डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह। डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह है, ये भारत के अब 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इससे पहले डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह के जो पिताजी हैं, जिनका नाम है वाई.वी. चंद्रचूड़ सिंह, ये भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और खास बात यह है कि ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। 7 वर्ष 4 माह तक का इनका वाई.वी. चंद्रचूड़ सिंह का कार्यकाल रह चुका है। और 50वें कौन बनेंगे? डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह। इसके नाम की सिफारिश किसने की है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 49वें यूयू ललित के द्वारा इनके नाम की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका मिशन योजना शुरू होगी, इसके लिए सरकार कितने करोड़ रुपए देगी? तो बताना है आपको भी इसके अंदर क्या प्रावधान सही है।
ऋण की न्यूनतम सीमा है वह कितनी रखी गई है? 25,000। वह अधिकतम सीमा कितनी है? 2 लाख रुपए होगी। बी ऑप्शन है राज्य सरकार इन ऋणों के लिए 100 करोड़ का ब्याज अनुदान देंगी। राज्य सरकारें इन ऋणों के लिए 100 करोड़ का ब्याज अनुदान देंगी। सी ऑप्शन है 1 लाख परिवारों को एक एकरसी कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ध्यान रखना, 1 लाख परिवार होंगे इसके अंदर जो एक एकरसी कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। आपको बताना है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका मिशन ऋण योजना जो है इसको शुरू किया जाएगा तो इसके लिए राज्य सरकार कितने करोड़ रुपए देगी? तो न्यूनतम सीमा है 25,000, अधिकतम सीमा है 2 लाख। राज्य सरकार द्वारा इन ऋणों के लिए 100 करोड़ का ब्याज अनुदान देगी। तीसरा ऑप्शन है 1 लाख परिवारों को एक एकरसी कार्यों के लिए 2000 करोड़ का ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और डी है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा सही आंसर बताइए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह क्या होगा? ठीक है, और साथ में जब तक आपका आंसर आता है तब तक मैं बता देता हूं कि इस योजना को संचालित करने के लिए कौन सा विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। नोडल विभाग कौन सा होगा? नोडल विभाग जो है वह है सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग इसका क्या होगा? नोडल विभाग होगा। यानी इस योजना को किसकी देखरेख में संचालित किया जाएगा? सहकारिता विभाग की देखरेख में संचालित किया जाएगा। और इसके जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। सभी कथन इसके बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना स्थापित करने के लिए विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं? बताना यह है कि कितने मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना है। वह है विद्युत उत्पादन निगम और किसके मध्य? कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन पर समझौता हुआ है। ऑप्शन है 500 मेगावाट, 1190 मेगावाट, 1600 मेगावाट और 2500 मेगावाट। तो सही आंसर क्या होगा बताइए? सोलर एनर्जी की स्थापना करने की जो परियोजना है इसमें कोल इंडिया लिमिटेड और विद्युत उत्पादन निगम के मध्य कितने मेगावाट क्षमता का समझौता संपन्न हाल ही में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा होगा? राइट आंसर है, हाँ बिल्कुल सभी आंसर दे रहे हैं। सही आंसर क्या होगा? 1190 मेगावाट। तो 1190 मेगावाट क्षमता का जो सोलर परियोजना विकसित की जा रही है वह विद्युत निगम और किसके मध्य होगी? कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता किया गया है। तो सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है? तो दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है? तो आपको बताना है जिले का नाम। पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है कोटा, तीसरा है जोधपुर और चौथा है जयपुर। तो कहां पर बनाया जाएगा? तो 130 करोड़ रुपए की लागत से 130 करोड़ रुपए की लागत से 750 लोगों की क्षमता 750 लोगों की क्षमता वाला जो इंटरनेशनल सेंटर है वो कहां पर बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा। तो जयपुर के अंदर 130 करोड़ रुपए की लागत से 750 लोगों की क्षमता वाला राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो स्टैंडर्ड डे कितनी तारीख को मनाते हैं बताइए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके सही आंसर बताइए कि क्या होगा। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कितनी तारीख को मनाया जाता है?
बिल्कुल, सभी का सही आंसर है। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया है? तो अब तक तो आगे वाली सीटें होती हैं उन्हीं पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होता है, और अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। किस राज्य में किया गया है? कमेंट करके बताना है कि कौन से राज्य के अंदर यह जो व्यवस्था है वह की गई है। बिल्कुल, तो यह जो कार्य किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 125 एक 125 एक क के अनुसार यह नियम जो है बनाया गया है, और इसके द्वारा कार की पिछली सीट पर भी क्या लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन यह कार्य किया कहां पर गया है? तो यह किया गया है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 125 एक क के अनुसार क्या किया गया है? इस नियम को लागू किया गया है। तो ये अपने टोटल कुल 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।